नमस्कार दोस्तों। मेंस मास्टर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों को साथ में लेकर के। ठीक है। वैसे तो प्री में यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं अक्सर आपसे बताता रहता हूँ, खासतौर से मूल अधिकारों से। यहाँ भी हम ऐसी कई सारी चीज़ें देखेंगे जिनको लेकर के प्री में प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसे हम मुख्य परीक्षा में ले रहे हैं तो उसी दृष्टिकोण से बात करेंगे और इस रूप में बात करेंगे कि मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों को लेकर के आगे कोई भी प्रश्न बनाया जाता है तो आप आसानी से उनका उत्तर दे सकें। ठीक है जी। चलिए, तो बात की शुरुआत करते हैं मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों पे आने से पहले अधिकार क्या होता है कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये लिखना भी नहीं है, बस समझने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि हम कोई दावा करते हैं। ठीक है। हम दावा करते हैं कि ये मेरा कपड़ा है और कोई कहे कि हाँ ठीक है आप ही का है, तो एक तरह से कहें कि मैंने अधिकार अपना साबित किया। सिंपल। यानी कि कोई ऐसा दावा जिसे स्वीकृति मिली हो, चाहे समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा। हम कहते हैं कि खाना खाना मेरा अधिकार है और बाकी लोग कहते हैं हाँ ठीक है, तो ये दावा आपका स्वीकृत है, आप खा सकते हैं। आप कहते हैं कि ये खेत मेरा है और चार लोग लाठी लेके खड़े हो जाए, तुम्हारा कैसे है, कागज़ दिखाओ। तो दिक्कत है। यानी कि आपके दावे को स्वीकृति नहीं मिली, लेकिन आप कागज़ दिखाते हैं कि हाँ ये मेरा ही है, बाकी लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है ये आप ही का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दावा स्वीकृत है उसे अधिकार कहते हैं। मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में इसको समझाया गया अच्छे से। लेकिन यहाँ लिखा गया है मूल अधिकारों को, तो मूल अधिकार में अगर समझे तो कुछ ऐसे अधिकार जो एक इंसान होने के नाते हमें मिलने ही चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस वर्ग के हैं, हम बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, क्या हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम एक इंसान हैं और इस नाते हमारे पास कुछ अधिकार होने चाहिए, और ये इसलिए भी होने चाहिए ताकि अपना हम सर्वांगीण विकास कर सकें, अच्छे से अपना जीवन जी सकें। तो ये मूल अधिकारों की परिभाषा में आ सकता है। ठीक है। यहाँ एक लाइन लिख दिया गया है कि इसका तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये एक तरह से कहें कि ये संवैधानिक भाषा है, पॉलिटिकल भाषा है, कि राजनीतिक लोकतंत्र जो है जिसमें सबकी भागीदारी हो और उसकी उन्नति, उसके जो आदर्श हैं उसकी उन्नति कैसे होगी, इसमें मूल अधिकारों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि मूल अधिकार नहीं रहेंगे तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और अपने आप को विकसित भी नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र हो चाहे कोई भी, वो विकसित कैसे होगा। ठीक है। तो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति के लिए भी ये ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ मोटे तौर पे पूछा जाए कि मूल अधिकार क्या है, तो जो मैंने पहले समझाया उसे आप लिख सकते हैं, ये लाइन कहीं बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमें अधिकार मिले हैं, अब हम भारतीय संविधान पे आते हैं अपने यहाँ, उनकी क्या विशेषताएं हैं। यहाँ से प्री में प्रश्न बने हैं, यहाँ से मुख्य परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में दिए गए मूल अधिकारों की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। आप क्या लिखेंगे। देखिए, विशेषताओं में पहली विशेषता ये है कि ये वाद योग्य है। मतलब ये कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाके कह सकते हैं कि देखिए साहब, मेरे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। ये अधिकार आपको दिया गया है, तो सीधे मतलब वाद योग्य है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो वाद योग्य नहीं है, जैसे कि डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकार से कहा गया है कि आप ये करिए, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि सरकार ने उस पर काम नहीं किया तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और कहें कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही है, करवाइए इनसे। यानी कि वो वाद योग्य नहीं है। अब देखिए अगली बात क्या है। सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है और कुछ मूल अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है, कोई एक पक्ष है, मतलब जनता को ध्यान में नहीं रखा, हमारे मूल अधिकारों को ध्यान में नहीं रखा, अपने हिसाब से फैसला ले लिया, तो यो अगर वो मूल अधिकारों के खिलाफ जाता है, हमें जो अधिकार दिए गए हैं उनके खिलाफ जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि उनके विरुद्ध ये अधिकार मिला है। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बार जो लिस्ट है भाग 3 में मूल अधिकारों का, एक बार नज़र दौड़ा लिया है। नहीं दौड़ाया है तो एक बार देख लीजिए। प्री के लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आज रट लीजिए और आपका एक क्वेश्चन रखा हुआ है यूपीएससी के लिए। सिंपल, हर साल पूछा जा रहा है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जा रहा है, अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है।
तो उनके खिलाफ जो अधिकार हमें दिए गए उनके खिलाफ कोई नियम बनाया जाएगा तो रोक लगा देगी न्यायपालिका। और आप देखेंगे आर्टिकल 14 में, शायद 13 या 14 में ये बात है कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया, मान लेते ये कानून इतना लंबा है, ठीक है, और ये मूल अधिकार हमारा है, तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हुए कानून यहाँ तक चला गया, मतलब इस सीमा तक हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसमें व्यवस्था है कि जिस सीमा तक कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा उस सीमा तक वो शून्य हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। इधर का मान्य है, इतनी बातें जो लिखी हैं मान्य है, इसके आगे जो लिखा है वो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमें हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी कई सारी व्यवस्था की गई हैं और ये मूल अधिकारों की विशेषताओं में से एक है। कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, मतलब कोई आम आदमी भी कई अधिकार हैं जिनका उल्लंघन नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे हम भाषण देना चाहते हैं, कोई ऐसे ही आगे रोक दे कि आप यहाँ भाषण नहीं दे सकते, भाई हमारा मूल अधिकार है। हम अगर किसी को हानि नहीं पहुँचा रहे हैं, किसी को उकसा नहीं रहे, हम अपनी बात रख रहे हैं तो भाषण दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हैं। कहने का मतलब ये है कि मूल अधिकारों की लिस्ट में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको इस तरह से उनकी व्याख्या की गई है कि सरकार ये काम नहीं कर सकती या लोग ये काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि हमारे मूल अधिकारों पे मतलब आँच ना आए, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि कुछ करने से रोका गया है। जैसे सिंपल कि भेदभाव आप नहीं कर सकते किसी के साथ, जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल करें या छुआछूत, इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो ये रोका गया है कुछ करने से, इसे कहते हैं नकारात्मक। ये अपने आप में नकारात्मक नहीं है, मतलब नेचर है, जैसे किसी को कुछ करने से रोका जाना नकारात्मक है ना। अब हाथ कोई जलाने जा रहा है, उसको रोक रहे हैं, तो देखने में तो लग रहा है कि इसका नेचर नकारात्मक है, लेकिन भले की नकारात्मक है, वैसे ये है। सकारात्मक का मतलब ये है कि कुछ करने की व्यवस्था की गई है, जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ काम किया जाना चाहिए, या फिर यूँ कहिए कि जीवन की आज़ादी हमें है तो हमें अपने हिसाब से जीने का मौका दिया जाना चाहिए। समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के हैं। आगे देखिए, विशेषताओं में देखेंगे तो एक और विशेषता है कि ये जो अधिकार है स्थायी नहीं है, मतलब मूल अधिकारों में बदलाव किए जा सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। अरे अभी आप सोच सकते हैं कि अभी मैं कह रहा था कि ये कानून बनते जा रहा है, यहाँ पे मूल अधिकार है, इसका उल्लंघन कर दिया तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और अभी मैं कह रहा हूँ कि मूल अधिकारों को हटाया भी जा सकता है। ये कौन सी बात होती है? देखिए बात ये है कि सामान्य तौर पर संसद को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन संसद कर सकती है, ठीक है। मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, ठीक। और मूल अधिकारों का जो नेचर है उसमें कहा गया कि भाई आप कोई ऐसा कानून मत बनाइए जिनसे इनका उल्लंघन हो, तो इसमें काफ़ी झगड़ा चलता रहा। आगे चल के केशवानंद भारती वाद जब आया तो उसमें कहा गया कि ठीक है, आप मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो संसद ने पूछा कि ये मूल भावना क्या होती है भाई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी बता देंगे, अभी के हिसाब से इतना दिख रहा है तो हम इतना बता रहे हैं कि मूल भावना है, आगे फिर बताएंगे कि मूल भावना में और कौन सी चीज़ है, ठीक। तो इसकी व्याख्या कहीं नहीं की गई है, इस पर प्री में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो मूल भावना नहीं बदलनी चाहिए और संविधान मतलब संशोधन करके आप जो है मूल अधिकारों में बदलाव कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, वहाँ से हटा के वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संविधान संशोधन वाले में मैंने बताया है। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, परेशान नहीं होना, लेकिन समझ बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा और गारंटी प्रदान की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, सीधे सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा देता है और गारंटी देता है। प्री में ये भी पूछा जाता है कि हमारे मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, उसमें ऑप्शन रहेगा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, इस तरह से संसद। तो आप ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब बात करते हैं कि मूल अधिकारों की ज़रूरत क्यों है, हमें मूल अधिकार क्यों चाहिए। मैंने परिभाषा बताते समय बताया था ताकि हम सर्वांगीण विकास कर सकें अपना। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे व्यक्ति की नैतिक और भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हम बहुत सारी नैतिकताओं को मानते हैं, उनका पालन करते हैं, उन्हें अपने तरीके से लागू करने के लिए, अपने तरीके से हम अपनी नैतिकताओं को लागू करें, इसके लिए भी अधिकार चाहिए, ठीक है। नैतिकता का मतलब कुछ लोग बहुत सीमित शब्दों में लेकर चलते हैं। नैतिक का मतलब समझते हैं कि एक दूसरे की भलाई करना, चोट ना पहुंचाना, इतना नैतिकता, इतना नहीं है। नैतिकता में बहुत सारी हमारे विश्वास, हमारी परंपराएं भी कहीं कहीं नैतिकता का रूप ले लेती हैं, समझ रहे हैं। तो उनको लागू करने के लिए एक सुरक्षा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सिंपल सी चीज़ है, हमारी नैतिकता में एक बात शामिल है कि हम
पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, या फिर नमाज पढ़ेंगे, या फिर चर्च जाएंगे, ठीक है, ये हमारी नैतिकता का हिस्सा हो सकता है एक समाज का। तो उससे कैसे कोई बाधित ना करे, समझ रहे हैं, ताकि मतलब हम अच्छे से अपना काम कर सकें, इसके लिए अधिकार चाहिए, ठीक है। अगर कोई इसमें उल्लंघन करता है तो उसे जेल की सज़ा होगी या जो भी होगा, ठीक है, करने नहीं दिया जाएगा। तो हमारी नैतिक ज़रूरत के लिए भी, और इसलिए भी कि हम चुपचाप चाय पी रहे थे और किसी ने आकर थप्पड़ मार दिया, अरे ऐसे कैसे, मतलब भौतिक सुरक्षा के लिए भी, कि ऐसे नहीं कि किसी को कोई चलते गोली मार दे, किसी को कोई पटक के पीट के भाग जाए, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमारी भौतिक सुरक्षा के लिए भी, ये मैंने छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए हैं समझाने के लिए, लेकिन नैतिक और भौतिक सुरक्षा के लिए मूल अधिकार बहुत ज़रूरी हैं, समझ रहे हैं। अभी देखिए बात चलने लगी कि स्वच्छ पर्यावरण भी हमारे मूल अधिकारों का हिस्सा होना चाहिए। इस पे अलग अलग जजमेंट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी भौतिक सुरक्षा प्रभावित हो रही है। देखिए सेहत खराब हो जाएगी, आदमी मर जाएगा, मर ही रहे हैं लोग, तो कहाँ की सुरक्षा, कैसा जीवन का अधिकार, समझ रहा है। इसके लिए मूल अधिकार बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। अलग अलग तरह से भारत जैसे समाज में हमारे यहाँ जो कुछ कुप्रथाएं हैं, कुछ बड़ी गंदी चीज़ें हैं, जिनकी वजह से कमज़ोर वर्गों को हमेशा से पीड़ा का सामना करना पड़ा है, कभी जाति के नाम पे, कभी वर्ग के नाम पे, गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है। तो इनकी सुरक्षा कैसे होगी? इनकी सुरक्षा के लिए भी, चाहे वो अभी हमने नैतिक और भौतिक बात की, उसके अलावा आर्थिक सुरक्षा के लिए भी, सामाजिक सुरक्षा के लिए भी मूल अधिकारों का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी तभी चल पाएगी जब लोगों को मूल अधिकार दिए जाएंगे। ये अधिकार बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा कि समाज में अशांति फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, तो कैसा लोकतंत्र, कैसे सिस्टम काम करेगा, है ना। इसलिए भी ज़रूरी है। और हम कहते हैं विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब ये है कि जो कानून बने गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनके अनुसार शासन चलेगा। लेकिन अगर मूल अधिकार ना दिए जाएं, कहीं भी मतलब कहीं भी हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, या फिर लोगों को कुछ करने से रोका जा रहा है, तो जो रूल ऑफ लॉ है वो नहीं चल पाएगा, लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा, तो कानून धरे के धरे रह जाएंगे, सिस्टम अपने हिसाब से बिगड़ जाएगा। उसके लिए भी मूल अधिकार ज़रूरी है, ठीक है। व्यक्तिगत सम्मान और स्वतंत्रता के लिए भी ये ज़रूरी है। जैसे कि हमें कहीं जान, मतलब एक एग्जांपल दिया था मैंने कि मुझे भाषण देना है, मुझे किसी से मिलने जाना है, या कुछ भी मैं अपने तरीके से काम करना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए, मैं अपने तरीके से काम कर सकूँ, उसी में मेरा सम्मान है। कोई मुझे बांध के करवाए, ज़बरदस्ती करवाए तो दिक्कत है। तो उसके लिए भी, स्वतंत्रता के लिए भी मूल अधिकार ज़रूरी है। हालांकि मूल अधिकारों में एक है ही स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, उसको पढ़िएगा। और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता के लिए भी, उसमें कहा गया है कि धर्म आप अपने तरीके से मान सकते हैं। अगर मूल अधिकारों में नहीं शामिल किया गया होता तो हमारे यहाँ देख रहे हैं जिस तरह से राजनीतिक दल लड़ाते रहते हैं लोगों को, संप्रदायों को अपने फ़ायदे के लिए, हिंदू मुस्लिम, कभी सिख ईसाई, ऐसे करके अलग अलग धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। अगर ये मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं होता तो बहुत बड़ी समस्या आ जाती। आप धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं कर पाते, समझ रहे हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। आगे, राजनीति व प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर मिलता है। मूल अधिकार है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, सब कुछ ठीक से चल रहा है, तो लोग जागरूक होते हैं, अपना विकास करते हैं, अच्छे से राजनीति में भाग लेते हैं, प्रशासनिक प्रणाली में आते हैं और आगे बढ़ते हैं, देश का विकास होता है। इसलिए भी मूल अधिकारों की ज़रूरत है। समझ में आ गई बात? लेकिन कुछ दिक्कतें हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। दिक्कतें क्या हैं? इनको मैं कह सकता हूँ समस्याएं और चिंताएं। मीडिया में झूठी खबरें। मूल अधिकारों के नाम पे, मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पे किस किस तरह की झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया का देख लीजिए, चाहे टीवी पे देख लीजिए, अखबारों में भी कभी कभी झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। ये मूल अधिकारों की आड़ में चल रहा है। अभी आप कुछ कह दीजिए तो लोग कहें कि मूल मीडिया की स्वतंत्रता बाधित हो रही है। तो बाधित ना करें तो क्या करें? समझ रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप बाधित करें, कहने का मतलब ये है कि इसकी आड़ में झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि हम भाई स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मूल अधिकार का। अफवाहें भी फैलाई जाती हैं। ढेर सारी अफवाहों की वजह से कई बार बहुत भारी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, कितने सारे लोगों की जानें चली जाती हैं इन अफवाहों के चक्कर में। और एक और चीज़, धर्म के नाम पर महिलाओं का शोषण हो रहा है। हमारे यहाँ मूल अधिकारों में दे दिया गया है कि भाई आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो भारतीय समाज है, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सिख ईसाई, मोटे तौर पे देखिए ध्यान से ना, महिलाओं को पुरुषों के समान उतना अधिकार नहीं दिया गया। पता नहीं कब बुद्धि खुलेगी लोगों की, पता नहीं कब
ये समझ में आएगी बात कि हम इक्वल हैं। पुरुष और महिला सिर्फ जेंडर बदल देने से कोई ऊंच नीच नहीं हो जाता, ऊपर नीचे नहीं हो जाता। समझ रहे हैं? तो खैर, तो धर्म के नाम पे महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। कहीं मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, कहीं नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, कहीं गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता। ये सब क्या चल रहा है? समझ रहा है? और भी कई परंपराएं हैं धार्मिक तौर पे, तो महिलाओं का शोषण हो रहा है। और इसकी किसकी आड़ में? कि मूल अधिकार है। आगे, हेट स्पीच। अब कह दे रहे हैं कि हमें भाषण देने का अधिकार है, और खड़ा होकर कह रहे हैं कि फला संप्रदाय के लोगों को हम जान से मार देंगे, उनकी वजह से हमें ये दिक्कत है। या हम ऐसे ही कह रहे हैं कि अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हम पे हावी हो जाएंगे। यही सब तो राजनीतिक दल करते हैं। और इन हेट स्पीचेस की वजह से सांप्रदायिक दंगे होते हैं, समाज में तनाव होता है। अदरवाइज सभी इंसान हैं यार, सब इंसान हैं, सब शांति से रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं। लेकिन भोले भाले लोग हैं हम लोग। कुछ लोग नेता टाइप के लोग आ जाते हैं और उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, हम उसमें बहक जाते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। खैर, धीरे धीरे जब एजुकेशन बढ़ेगी, लोग समझदार होंगे, तो ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे और चीज़ें हैं, जैसे कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 124A, इसका भी दुरुपयोग होता है। ये कमाल की चीज़ है। ये क्या है? हम समस्याओं की बात करें तो रिलेटेड समस्याएं, कुछ हमारी तरफ से मतलब जनता की ओर से, जैसे कि मैंने बताया, कुछ सरकार की ओर से भी। सरकार क्या कर रही है कि ये जो दंड संहिता की धारा है, राजद्रोह वाला मामला है, कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जो राजद्रोह का मामला है, तो फिर तुम आपको पकड़ के हम जेल में बंद कर लेंगे। इसमें कई थोड़ा प्रावधान इसका कड़ा है। ठीक है? अब क्या होता है कि ऐसे ही लोगों को पकड़ पकड़ के सरकार बंद कर रही है, और इसकी वजह से हमारे मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है। समझ रहा है? अभी तक हमने जो बातें की वो एक तरफ की थी, ये दूसरा तरफ की है। ठीक है? ये सरकार कर रही है। इसके अलावा अनावश्यक इंटरनेट शटडाउन हो जाता है। थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हुई, सरकार इंटरनेट बंद कर देती है। आपने भी ये चीज़ देखी है पिछले सालों में। इस पर एक रिपोर्ट आती है जिसमें भारत काफ़ी आगे है ये इंटरनेट बंद करवाने के मामले में। तो एक समस्या है। मॉब लिंचिंग एक अलग अलग प्रकार की समस्या है। मॉब लिंचिंग की वजह से भी हमारे मूल अधिकारों पे कई सारी संकटें आ रही हैं। कितने साल मतलब पिछले कुछ सालों में कितने सारे लोग मारे गए हैं मॉब लिंचिंग के चलते। ठीक है? तो ये समस्याएं हो रही हैं। फिर क्या किया जाए? आगे कुछ उपायों की बात करते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो अब हम कुछ उपायों की बात करते हैं कि इन समस्याओं को ठीक कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मीडिया के रूप हैं अलग अलग, उनको अच्छे तरीके से विनियमित करने की ज़रूरत है, कि आप ऐसे ही कुछ भी ना बोलने लग जाओ। इस समय मीडिया, भारत की जो मीडिया है, आप देखिए कितनी ज़्यादा आलोचना हो रही है, बहुत निचले स्तर पे आ गई है। खबरों का कोई स्तर नहीं है, फालतू की बातें करनी है। और राजनीतिक, एक तरह से कहें कि मीडिया जो है अलग अलग राजनीतिक दलों का टूल हो गया है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं आपको, इधर रोड की तरफ कुछ गाय आ गई हैं और उनको कुछ समस्याएं हैं, तो वो बोल रही हैं। ठीक है? तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है? तो मीडिया के जितने भी रूप हैं उनका अच्छे तरीके से विनियमन होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से मूल अधिकारों पर संकट आ जा रहे हैं कई तरह से। आगे, सरकारें अनावश्यक रूप से सीमाएं आरोपित न करें। आने हाल के कुछ वर्षों में सरकार ने कई सारे ऐसे कानून बनाए हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें कर रही है सरकार, जिससे लगता है कि सरकार ने हमारे मूल अधिकारों को सीमित करने की मंशा से ऐसा काम किया है। तो ऐसा ना करें, अनावश्यक रूप से ना करें। देखिए, देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जनता की भलाई महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रख के कानून बनाए जाने चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनावश्यक रूप से आप सीमित कर रहे हैं। ठीक है? आगे देखिए, लोगों को सतर्क और जागरूक किया जाए, ये तो ज़रूरी है। और ये जो जागरूकता है ना, अभी आगे बात करेंगे, मूल कर्तव्यों के बारे में भी होना चाहिए। हम सिर्फ अधिकारों की मांग करते हैं, कर्तव्य कौन निभाएगा? यूपीएससी ने प्री में इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। तो कर्तव्य और मूल अधिकार एक साथ चलते हैं। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। वैसे तो समय 19 मिनट हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसी एक ही वीडियो में हम बात को पूरा कर लें। तो आप आराम से देखिए, समझिए। अब देखिए, मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य क्या है बताइए ज़रा। राज्य और नागरिकों के बीच एक सामाजिक अनुबंध है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है? जो किसी देश के संविधान द्वारा वैधता प्राप्त करता है। मतलब समझ रहे हैं? राज्य का मतलब आप देश कह सकते हैं। ठीक है? जो देश है
जो राष्ट्र है और उसके जो नागरिक हैं, इनके बीच में एक सामाजिक अनुबंध है। देखिए, नागरिकों के बिना राष्ट्र का अपना अस्तित्व है नहीं, लेकिन मोटे तौर पे एक राष्ट्र की एक संकल्पना है, जिससे एक संगठन बना है, जिसमें एक तरह का समझौता है। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी आपने पढ़ी होगी। तो इसमें यह कहा गया है कि भाई एक सामान्य तौर पे एक अनुबंध है और इसको वैधता दी जाती है उस देश के संविधान द्वारा। इसमें लिखा जाता है, ये कहा गया है कि भाई हर इंसान का, जो नागरिक है अपने देश का, उसका कुछ कर्तव्य है और उन कर्तव्यों का वो पालन करेगा। ये बातें संविधान में लिख दी गई। सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए, जो हमें कर्तव्य मिले हैं उन कर्तव्यों की बात करते हैं जो हमारे भारतीय संविधान में मिले हैं। पहली बात यह है, विशेषताओं की बात करें तो, कि केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। हमें जो कर्तव्य दिए गए हैं, आप देखिए कितने कर्तव्य हैं, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, पहली बात। दूसरी, नैतिक और नागरिक दोनों प्रकार के कर्तव्य शामिल हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कर्तव्यों की लिस्ट देखिए, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नैतिकता की तरफ, जैसे हम बंधुता को बढ़ावा देंगे, और कुछ नागरिक कर्तव्य, भाई नागरिक होने के नाते हमें अपने देश की संपत्ति का ख्याल भी तो रखना है। तो ये सारी चीज़ें, दोनों प्रकार के कर्तव्य शामिल हैं इसमें, और ये वाद योग्य नहीं है। प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, यानी कि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो अब जाके ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट में कि ये कर्तव्य का पालन नहीं करा, करवाओ इससे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि एक मज़ेदार बात बताएं, ये जो कर्तव्य है ना, ध्यान से पढ़िएगा, इनका उल्लंघन आप करते हैं तो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि कहा गया कि कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, लेकिन अलग अलग प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि सज़ा हो सकती है। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। जैसे आप उसमें देखेंगे कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो कोई व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है तो वाद योग्य नहीं है, ये अलग तरीके से अगला एंगल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति महिलाओं के साथ दुराचार कर रहा है और उसे हम छोड़ देंगे। उसके लिए व्यवस्था है, बाकायदा व्यवस्था है, कड़े कानून है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इनको आप समझिए। अब देखिए, बात करते हैं कि कर्तव्यों की ज़रूरत क्यों होती है हमें। राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की भावना बढ़ाने में, सक्रिय भागीदारी, हम सभी मिल कर के राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप में हो सकता है कि मेरी कोई बात, चाहे इस वीडियो के माध्यम से, एथिक्स के माध्यम से, कोई ऐसी बात आपको अच्छी लगे, समझ में आए, और उसी भावना से प्रेरित होकर किसी और के लिए आप अच्छा काम करें, समझ रहे हैं। तो हम सभी, आप भी, मैं भी, हम सब लोग राष्ट्र के निर्माण में अलग अलग तरीके से योगदान दे रहे हैं। तो जब हम कर्तव्यों को ठीक से, उनका मतलब कर्तव्यों का ठीक से पालन करते हैं, तो हम अपने राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदार हो जाते हैं, समझ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आगे देखिए, देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने में ये सहायक है। इस तरह की बात हमारे मूल कर्तव्य में लिखी है। अगर विशेषता पूछी जाए और ये बातें ध्यान में ना आए तो आप सिर्फ उन विशेषताओं को पढ़ के, जो 11 हैं, ठीक है, वो मूल कर्तव्य, उनको पढ़ के उन्हीं को अपने शब्दों में लिख सकते हैं, वो विशेषता हो जाएगी, मतलब उसकी ज़रूरत हो जाएगी, ठीक। तो इससे हम एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत कर सकते हैं। इस तरह की बातें लिखी भी गई हैं, ठीक। असामाजिक तत्वों को चेतावनी के रूप में भी, जो समाज में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए एक चेतावनी भी है कि देख लो भाई, ये आपका कर्तव्य है, पालन करो, ठीक है। अदरवाइज इनका उल्लंघन करोगे तो अलग तरीके से कानून तो बने भी हुए हैं वैसे भी। तो ये चेतावनी के रूप में भी काम करते हैं और देश के विकास के लिए सामूहिक चेतना को जागृत करते हैं। ये जो कर्तव्य दिए गए हैं, पूरे देश की जनता को संबोधित करते हुए कहे गए हैं, हर किसी का, हर नागरिक का ये कर्तव्य है। तो जो सामूहिक चेतना है उसे जागृत करने का ये काम करते हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भी ज़रूरी है, मैंने अभी बताया, इस बारे में लिखा भी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, इसके अलावा आप देखिए, हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, उसमें भी सहायक होता है, कई सारी चीज़ें। लेकिन कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं? देखिए, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों के प्रति कम जागरूकता है हमारे यहाँ। हम अधिकारों को लेकर खूब हल्ला करते हैं, हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, अधिकारों की पूर्ति नहीं हो रही है। अरे हमारे कर्तव्य भी हैं, उनकी भी तो पूर्ति होनी चाहिए। तो इसके प्रति कम जागरूकता है हमारे यहाँ। बहुत लोगों को कम ही पता है कि हमें कर्तव्यों का भी पालन करना है, ठीक है। हालांकि देखिए, जाने अनजाने में हम में से ज़्यादातर लोग अपने कल्चर के तहत ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कम जागरूकता है, तभी तो हिंसा हो रही है, तभी तो सांप्रदायिकता फैल रही है, तभी तो सार्वजनिक संपत्ति को हानि हो रही है ना। एक जोक आपने सुना होगा, एक व्यक्ति पंखा खोल रहा था ट्रेन का
और किसी ने पूछा कि क्यों चुरा लाए, तो कह रहा है कि लिखा था उस पर सार्वजनिक संपत्ति, रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है तो उठा लाए। तो सार्वजनिक संपत्ति को मानी कर रहे हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते तो हम ऐसा नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, हम एक दूसरे से प्रेम करते। समझ रहे हैं? आगे, इन्हें लागू करने के लिए कोई स्पष्ट रूपरेखा का अभाव है। मैंने अभी बताया अलग अलग व्यवस्थाएं तो की गई हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों को कैसे लागू किया जाए इसका कोई फ्रेमवर्क नहीं है हमारे यहाँ, वो होना चाहिए। ठीक है जी। अब उपायों की बात करें कुछ, जैसा कि हम करते हैं। पहली बात कि नागरिकों में जागरूकता को बढ़ाने पे काम करना चाहिए, ये उपाय हो सकता है। उल्लंघन करने पर उचित दंड के प्रावधान होने चाहिए। अलग अलग तो है लेकिन सीधा होना चाहिए कि अगर मूल कर्तव्यों का आप पालन नहीं करते, फला वाला नहीं करेंगे तो एक आपको दंड मिलेगा, ये नहीं करेंगे तो ये मिलेगा। अच्छा है, होना चाहिए। लागू करने के लिए सुस्पष्ट विधिक फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, ये भी होना चाहिए। और नोट में मैंने क्या लिखा है ज़रा देखा जाए। पहली बात, प्रत्येक नागरिक को मूल कर्तव्यों तथा मूल अधिकारों के प्रति समान रूप से जागरूक किया जाए। हमारे देखिए बहुत सारे लोगों को अधिकारों के बारे में भी पता नहीं है, तो हम अधिकारों के बारे में भी जानें, कर्तव्यों के बारे में भी जानें, तभी जाकर मज़ा आएगा, तभी हम देश का अच्छे से विकास कर पाएंगे। और अगली बात, दूसरी बात, सरकारें मूल अधिकारों का सम्मान करते हुए मूल कर्तव्यों को लागू करने के उचित उपाय करें। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों का सम्मान करते हुए मूल कर्तव्यों को लागू करने के उचित उपाय करना होगा। ठीक है, ये अच्छा उपाय, ये बढ़िया लाइन है, लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार और कर्तव्य ये एक दूसरे के पूरक के रूप में भी काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे काम करते हैं? ढेर सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जैसे आप देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करिए, ये बात मूल अधिकारों में भी है और मूल कर्तव्यों में भी है। ध्यान से आप देखेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सर्वधर्म समभाव और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करने का हमें कर्तव्य भी दिया गया है। यानी कि अधिकार है कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से मनाइए, लेकिन ये भी है कि सर्वधर्म समभाव यानी कि सारे धर्मों के प्रति समान भाव रखिए, और जो हमारी परंपरा है उसे भी बना के रखिए, उसे छिन्न विछिन्न नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, दोनों है। आगे देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सड़क आदि के उपयोग के अधिकार हैं हमारे पास, है ना, और उनके रख रखाव का कर्तव्य भी है। कितना कमाल का है ना। तो ये चीज़ है, एक देखिए एक दूसरे के कैसे पूरक हैं। आगे, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है हमें, लेकिन साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति को हानि न पहुंचाने का कर्तव्य भी है। आप विरोध करिए लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को हानि न पहुंचाइए, ये आपका कर्तव्य है। समझ रहे हैं? आगे देखिए, गरिमामय जीवन का अधिकार है। हमें अधिकार है कि हम अपने जीवन को गरिमामय तरीके से जिएं, आर्टिकल 21। लेकिन पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य भी है। ऐसा नहीं है कि अपने जीवन को बहुत स्टैंडर्ड बनाने के लिए सारे जंगल काट दिए, हवा को दूषित कर दिया, पानी खराब कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्तव्य है आपका कि आप पर्यावरण की सुरक्षा करें, जानवरों को बचा कर रखें, ये जो पूरा फूड चेन जो सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको भी बना कर रखें, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, कितना बढ़िया है सामंजस्य। सूचना का अधिकार हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पे मूल अधिकारों में नहीं जाना, मोटे तौर पे अधिकार और कर्तव्यों की तुलना हो रही है। अब आप एक एक करके यहाँ खोजेंगे कि ये मूल अधिकार में तो शायद नहीं है, उधर नहीं जाते। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, इस तरह बात हो रही है। तो अधिकार तो हमें दिया गया है सूचना का भी, इसके साथ असामाजिक तत्वों के बारे में जांच एजेंसियों को सूचना देने का कर्तव्य भी है। देश की सुरक्षा का कर्तव्य है ना, तो उसमें ये बात शामिल है। ठीक है, आगे आगे बस इतना ही है। आगे ये मैंने बता दिया है, वो अगला जो आप देख रहे थे, तो बस इसमें इतना ही है। इसको अच्छे से पढ़िए, इसकी नोट्स मैंने आपको दे दी हैं व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से, अब आपका और ज़्यादा क्लियर हो चुका रहेगा। और हाँ, आगे मिलने से पहले एक और चीज़ बता दूं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत कमाल की चीज़ है। आप जितने खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, उतनी अच्छी पढ़ाई होगी, उतनी शानदार पढ़ाई होगी। अपना ख्याल रखिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।